कुंदन नगर राज्य की एक छोटी सी गांव में प्रेमलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। प्रेमलाल का छोटा सा घर था। उस घर में उसकी पत्नी कुसुम और उसका बेटा अनमोल रहते थे। प्रेमलाल चिड़चिड़े स्वभाव का था। वो हमेशा अपने साधारण जीवन से खुश नहीं था। वह रातों रात अमीर बनने के सपने देखता और अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन की बात है, प्रेमलाल लकड़ियां काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी कुसुम उससे बोली, अजी, आज फिर से इतने गुस्से में क्यों हैं आप? क्या आपको कभी खुशी महसूस नहीं होती? आप हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? कभी तो मुस्कुरा कर काम पर जाया करिए। प्रेमलाल गुस्से से बोला, मैं लकड़ियां काटने वाला लकड़हारा हूँ, कोई बड़ा व्यापारी नहीं। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है और तुम कहती हो कि मैं खुश रहूं। कुसुम ने समझाते हुए कहा, आपको अपनी मेहनत पर गर्व करना चाहिए। भगवान ने हमें मेहनत करने का शरीर दिया है। आपको हमेशा अपनी किस्मत को कोसने की आदत है। कभी तो भगवान का धन्यवाद करो कि हमारा परिवार भूखा नहीं सोता। प्रेमलाल बोला, तुम्हें मेरी मेहनत की कोई फिक्र नहीं है। तुम क्या समझोगी? बस बातें करना आसान है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति खूब पैसा कमाए, लेकिन तुम मेरे छोटे से काम से ही खुश रहती हो। कुसुम बोली, अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप यह कैसे सोच सकते हैं कि मुझे आपकी मेहनत की कद्र नहीं? कुसुम की बात सुनकर प्रेमलाल तिलमिलाता हुआ बिना कुछ कहे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर से बाहर निकल गया। कुसुम उसे जाते हुए देखती रही। प्रेमलाल अभी कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे उसके गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे प्रेमलाल, क्या हुआ? आज सुबह सुबह इतने गुस्से में हो? सब ठीक तो है। प्रेमलाल बोला, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी परेशानियां कभी समझ नहीं आएंगी। वो चाहती है कि मैं हमेशा खुश रहूं, मुस्कुराता रहूं, जैसे सब कुछ ठीक हो। मुखिया बोला, अरे कुसुम तो समझदार और शांत स्वभाव की है, वह तुम्हें परेशान क्यों करेगी? प्रेमलाल बोला, वह मूर्ख है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति बहुत अधिक धन कमाएं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी छोटी सी कमाई में ही खुश रहती है। उसे तो यह लगता है कि लकड़ियां काटना कोई बहुत महान काम है। मुखिया बोला, प्रेमलाल, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, वह संतोषी स्वभाव की है। तुम उसे गलत मत समझो। अगर उसकी जगह कोई और पत्नी होती तो वह तुम्हारे सामने हर दिन गरीबी का रोना रोती और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती। तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर प्रेमलाल गुस्से से आगे बढ़ गया और जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठते हुए खुद से बोला, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, लकड़ियां अच्छे दामों में नहीं बिकती। मेहनत का फल मिलता ही नहीं। लोग कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, लेकिन मुझे तो कोई मेहनत का फल मिला ही नहीं। क्यों ना मैं आज जंगल के उस हिस्से में जाऊं जहां लोग जाने से डरते हैं। सुना है वहां भूत प्रेत का साया है। क्या पता मुझे कोई भूत मिल जाए और वह मुझे धनवान बना दे। यह सोचकर प्रेमलाल जंगल के घने हिस्से की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र एक विशाल और पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रेमलाल उस पेड़ के पास गया और सोचने लगा, यह तो वर्षों पुराना पेड़ लग रहा। इसकी लकड़ियां ज़रूर अच्छे दाम में बिक सकती हैं। क्यों ना मैं इसे काट लूं और बाजार में बेच आऊं। इससे मुझे खूब पैसा मिलेगा। प्रेमलाल उस पुराने वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि अचानक उस वृक्ष से काला धुआं निकलने लगा। धुआं उसके चारों तरफ मंडराने लगा। प्रेमलाल ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत घबराने लग गया और अपनी कुल्हाड़ी वहीं फेंक दी। कुछ ही देर में वो धुआं एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। उसका व्यक्तित्व तेजस्वी और अद्भुत था। प्रेमलाल ने उसे हैरानी से देखा और घबराते हुए बोला, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? वो अद्भुत व्यक्ति बोला, मैं इस वन का रक्षक हूँ। मेरा वास इस वृक्ष में हजारों वर्षों से है। यह वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं है, बल्कि इस वन का आधार है। इसे मत काटो।
प्रेमलाल पहले तो घबराया हुआ था, अब क्रोधित हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वन रक्षक से गुस्से में बोला, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पेड़ कितना पुराना है इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी लकड़ियाँ मजबूत हैं और बाजार में अच्छे दामों में बिक जाएगी। मैं इसे काट के ही रहूँगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। वन रक्षक ने कहा, सुनो, यदि तुम इस वृक्ष को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन याद रखना, एक बार तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो तुम चाह कर भी इस वृक्ष को नहीं काट पाओगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। प्रेमलाल यह सुनकर उलझन में पड़ गया। उसके मन में लालच और सवाल दोनों ही उठने लगे। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए। फिर वह खुद ही रुक गया और सोचते हुए बोला, नहीं नहीं, धन तो खत्म हो जाएगा, मुझे धन नहीं चाहिए। और फिर अचानक उसके मन में नए नए विचार आने लगे। उसने दोबारा कहा, ठीक है, तो मुझे एक बहुत बड़ा महल चाहिए। लेकिन फिर वो असमंजस में पड़ गया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, महल का क्या करूँगा, यह भी सही नहीं है, कुछ और सोचना होगा। वन रक्षक उसकी हालत देखकर मुस्कुराते हुए रहस्यमय अंदाज में बोला, सोच लो, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। प्रेमलाल बोला, मुझे अपनी पत्नी से पूछने दो, वो शायद कुछ सही सलाह दे सके। मैं उससे पूछ कर आता हूँ। वन रक्षक ने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम इस वृक्ष का रहस्य जान चुके हो इसलिए तुम आराम से सोच लो। अपनी पत्नी से सलाह लेकर वापस आना, मैं यहीं मिलूंगा। प्रेमलाल वन रक्षक की बात सुनकर तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर वह इसी बात को सोचता रहा कि उसे क्या मांगना चाहिए। घर पहुंचते ही वह कुसुम को सारी बात सुनाने लगा। अरे भाग्यवान, सुनो, मुझे जंगल में एक ऐसा वृक्ष मिला जिसमें वन रक्षक का वास है। उसने कहा है कि अगर मैं वह वृक्ष नहीं काटूं तो वो मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। तुम ही बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए। कुसुम गंभीरता से बोली, सुनिए, आप उससे संतोष मांगिए। संतोष वह चीज़ है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नसीब नहीं होती। यह जीवन का सबसे बड़ा धन है। कुसुम की बात सुनकर प्रेमलाल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम हमेशा यही बातें करती हो, तुम्हें क्या पता कि संतोष से पेट नहीं भर सकता। राजा महाराजाओं के पास कितना धन और वैभव होता है। मैं यहाँ आकर गलती कर बैठा, अब मैं अपनी मर्जी से उनसे कुछ मांगूंगा। हालांकि कुसुम की राजा महाराजा वाली बात प्रेमलाल के मन में गहराई तक बैठ गई। प्रेमलाल फिर दौड़ता हुआ जंगल पहुंच गया। वन रक्षक वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तो प्रेमलाल, तुम वापस आ गए, क्या तुमने तय कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? प्रेमलाल बोला, हाँ, मैंने तय कर लिया है। मैं राजाओं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ। मैं राजा बनना चाहता हूँ क्योंकि राजा के पास कभी धन की कमी नहीं होती। वन रक्षक ने कहा, एक बार फिर सोच लो, राजा महाराजा का जीवन देखने में सुंदर लगता है लेकिन उनके जीवन में साधारण इंसानों से ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। उनके जीवन में असाधारण घटनाएं होती हैं जिनसे निपटना आसान नहीं होता। प्रेमलाल बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कहा वही मेरी इच्छा है। मैं राजा बनना चाहता हूँ। वन रक्षक ने कहा, ठीक है, आज रात कुंदन नगर के राजा विक्रांत अपने महल की छत से गिरकर मर जाएगा। यह घटना निश्चित है। तुम एक तलवार लेकर महल के अंदर चले जाना और महल की छत के नीचे खड़े हो जाना। जब राजा विक्रांत नीचे गिरेगा तो वह चीखेगा। सैनिक वहां दौड़े चले आएंगे और तुम्हें वहां तलवार पकड़े खड़ा देखकर समझेंगे कि तुमने ही राजा विक्रांत की हत्या की है। प्रेमलाल यह सुनकर चौंक गया। अरे, लेकिन सैनिक ऐसा सोचेंगे तो वह मुझे मार डालेंगे। वन रक्षक गहरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर सैनिक भयभीत हो जाएंगे और यही मेरा जादू है। तुम्हें बस निडर होकर सबसे कहना है कि तुमने ही राजा विक्रांत को मारा है। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से सैनिक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। प्रेमलाल बोला, जैसा तुमने कहा है, क्या यह इतना ही आसान होगा? राजा विक्रांत का मंत्री राजा से खुश नहीं है। वह तुम्हारा समर्थन करेगा और तुम्हें राजा घोषित कर देगा। लेकिन याद रखना, राजा विक्रांत की पत्नी सुनंदा और उनका 5 वर्षीय पुत्र नरेश भी है। वे इस महल के उत्तराधिकारी हैं।
प्रेमलाल बोला, मुझे राजा विक्रांत की पत्नी या पुत्र से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ राजा बनना है। वन रक्षक ने कहा, तो जाओ, समय नज़दीक है, रात होने वाली है, तुम्हारा राजा बनने का सपना पूरा होने वाला है। प्रेमलाल तुरंत एक तलवार लेकर कुंदन नगर के महल की ओर बढ़ गया। महल की भव्यता देखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने आप से कहा, क्या चमत्कार है, महल के सैनिक मेरे सामने खड़े हैं लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं। यह ज़रूर वन रक्षक का जादू है। महल में बिना किसी रुकावट के अंदर घुसते हुए प्रेमलाल सीधा महल की छत के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नज़र ऊपर छत पर टहलते हुए राजा विक्रांत पर पड़ी। राजा विक्रांत गंभीर मुद्रा में इधर उधर टहल रहे थे। तभी राजा विक्रांत नीचे गिर गए। उनके गिरते ही उनके सिर से खून बहने लगा। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सैनिक तेजी से वहां जमा हो गए। प्रेमलाल ने तुरंत अपने हाथ में तलवार उठाई और निडर होकर ऊंचे स्वर में कहा, यह काम मैंने किया है, मैंने ही राजा विक्रांत को मारा है क्योंकि मुझे राजा बनना है। सैनिक यह सुनकर चौंक गए। प्रेमलाल की तलवार और आत्मविश्वास देखकर उनके दिलों में डर बैठ गया। तभी महल का मंत्री वहां पहुंचा और प्रेमलाल की ओर घूर कर बोला, तो तुमने राजा विक्रांत की हत्या की है, तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा? प्रेमलाल बोला, मुझे सब पता है, लेकिन नियम तो यही है कि ताकतवर ही राजा बनता है और अब मैं इस राज्य का नया राजा हूँ। प्रेमलाल की बात सुनकर मंत्री सैनिकों की ओर मुड़कर बोला, यह व्यक्ति सही कह रहा है, हमारे राज्य में हमेशा ताकतवर ही शासन करता है। राजा विक्रांत अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए इस व्यक्ति को कुंदन नगर का नया राजा घोषित किया जाता है। प्रेमलाल गर्व से सीना चौड़ा करके महल की ओर बढ़ गया। महल के मुख्य कक्ष में कदम रखते ही प्रेमलाल मंत्री से आदेश देता हुआ बोला, जाओ और राजा विक्रांत की पत्नी और उसके पुत्र नरेश को यहाँ लेकर आओ, मैं उनसे खुद बात करूँगा। मंत्री तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चल पड़ा। प्रेमलाल मुस्कुराता हुआ सिंहासन की ओर गया और अपने आप से बोला, आज मैं अपने सपने को पूरा होते देख रहा हूँ। अब मैं कुंदन नगर का राजा हूँ, लेकिन बस यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होना है। कुछ ही देर में राजा विक्रांत की पत्नी सुनंदा और उनके पुत्र नरेश को लेकर प्रेमलाल के सामने पेश हो गए थे। सुनंदा की आंखों में आंसू और चेहरा भय से कांप रहा था। प्रेमलाल घमंड भरे स्वर में बोला, रानी सुनंदा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इसी समय खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं दया दिखाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत अपने पुत्र को लेकर इस राज्य से दूर जंगलों में चली जाओ। अगर गलती से भी तुम इस राज्य के आसपास दिखी तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुम्हारे पति के साथ मैंने किया। सुनंदा प्रेमलाल के इस फैसले से थर थर काँपने लगी। सुनंदा बेबसी में नरेश का हाथ पकड़कर रोती हुई महल से बाहर चली गई और फिर वह अपने पुत्र को लेकर जंगलों में भटकने लगी। भूख और प्यास से उनका हाल बेहाल हो चुका था। नरेश छोटा था, वो लगातार रो रहा था। भटकते भटकते सुनंदा की जंगल में एक छोटी सी कुड़िया पर नजर पड़ी। सुनंदा ने सोचा, शायद यहाँ कुछ मदद मिल जाए। सुनंदा नरेश को लेकर झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में एक महात्मा ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। सुनंदा उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवर, कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मैं और मेरा बेटा भूख और प्यास से मरने वाले हैं, हमें थोड़ा भोजन और पानी मिल सकता है क्या? महात्मा ने आंखें खोलकर सुनंदा को ध्यान से देखते हुए बोले, रानी सुनंदा, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम राजा विक्रांत की पत्नी हो और यह नन्हा बालक नरेश है। क्या हुआ, तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? यह सुनते ही सुनंदा फूट फूट कर रोने लगी और महात्मा को प्रेमलाल की कुटिलता और महल से निकाले जाने की पूरी कहानी बताने लगी। सुनंदा नहीं जानती थी कि वे महात्मा त्रिकालदर्शी महात्मा थे। सुनंदा की बात सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। महात्मा की आंखों के सामने प्रेमलाल के वन रक्षक से लेकर महल तक के सारे दृश्य चलने लगे। दरअसल सच तो यह था कि महात्मा सब कुछ जान चुकी थी। कुछ देर बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोलकर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में सुनंदा की ओर देखकर कहा, चिंता मत करो रानी, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा।
तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस झोपड़ी में रहने की अनुमति देता हूँ। आज से यह झोपड़ी तुम्हारा घर है, लेकिन याद रखना, एक रहस्य है जो तुम्हें नहीं पता। मैं यह रहस्य तुम्हारे पुत्र नरेश को बताऊंगा, लेकिन तब जब वह युवा हो जाएगा। तब तक तुम यहीं रहो और शांति से अपना जीवन बिताओ। महात्मा की बात सुनकर सुनंदा कुछ देर के लिए खुश हो गई, क्योंकि उसे सर छुपाने के लिए एक छत जो मिल गई थी। इधर प्रेमलाल अपनी पत्नी कुसुम और अपने पुत्र अनमोल को महल में ले आया। अपने पति प्रेमलाल को कुंदन नगर राज्य का राजा बना हुआ देख उसकी पत्नी पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गई। कुसुम अपने पति से पूछने लगी, आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? प्रेमलाल गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, यह सब वन रक्षक का चमत्कार है। मैंने उसके सामने राजा बनने की इच्छा की और उसने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। मैंने राजा विक्रांत की पत्नी और उनके बेटे को महल से निकालकर जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। अब यह राज्य मेरा है। यह सुनकर कुसुम गंभीर स्वर में प्रेमलाल से बोली, आपने जो भी किया वह बहुत गलत किया। सबसे पहले तो आपने झूठ बोला कि आपने राजा की हत्या की है, और अब आपने एक मासूम स्त्री और उसके बच्चे को उनके घर से निकाल दिया। एक बात याद रखना, झूठ ज़्यादा समय तक छिप नहीं सकता। एक ना एक दिन आपका यह झूठ सबके सामने ज़रूर आएगा। तब आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। प्रेमलाल ने कुसुम की बातों को हंसी में उड़ा दिया। तुम और तुम्हारे ये उपदेश देने की आदत, मैं अब राजा हूँ, मेरी किस्मत ने मुझे यह मौका दिया है। अब बस तुम देखती जाओ, यह राज्य सदा मेरे ही अधीन रहेगा। और फिर समय ऐसे ही गुजरता रहा। अनमोल की परवरिश राजकुमारों जैसी होने लगी। वहीं दूसरी ओर सुनंदा का पुत्र नरेश, जो कि कुंदनगर का असली उत्तराधिकारी था, बेचारा साधारण इंसान की तरह जंगल में कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही 15 वर्ष बीत गए। प्रेमलाल का पुत्र अनमोल हद से ज़्यादा ऐशो आराम की जिंदगी और लाड प्यार की वजह से बिगड़ चुका था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब प्रजा राजा से अनमोल की शिकायत ना करती। एक दिन कुसुम क्रोधित होकर अपने पुत्र अनमोल से बोली, पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। अनमोल अपनी माँ की बात सुनकर बोला, क्या माँ, आप क्या जानती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ? दुनिया के सारे ऐशो आराम मेरे पास है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुसुम ने कहा, तुम बिगड़े हुए हो। तुम्हें सिखाया नहीं गया कि एक राजा को किस तरह अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। तुम प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो, ज़मीन छीन रहे हो और हरकतें ऐसी कर रहे हो जैसे कोई नीच आदमी करता है। कुसुम ने अभी इतना कहा ही था कि तभी वहां पर प्रेमलाल आ पहुंचा। प्रेमलाल क्रोधित अवस्था में कुसुम की ओर देखकर बोला, क्या हो रहा है यहाँ? रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजाओं की संतान कभी इतनी सरल नहीं होती। अनमोल जब राजा बनेगा तो वह सुधर जाएगा। कुसुम बोली, आपको तो कभी अपने पुत्र की गलती दिखाई नहीं देती। आपने उसे राजाओं जैसा नहीं बल्कि तानाशाह जैसा बनाया है। प्रेमलाल और क्रोधित हो गया और कहने लगा, कुसुम, तुम बहुत बढ़ चढ़कर बोल रही हो। 15 साल हो गए हैं मुझे इस राज्य का राजा बने हुए, लेकिन तुम अब भी मुझे लकड़हारे की पत्नी की तरह ही देखती हो। इतना बोलकर प्रेमलाल गुस्से में वहां से चला गया। इधर जंगल में सुनंदा बीमार अवस्था में लेटी हुई थी और उसका पुत्र नरेश आंखों में आंसू लिए हुए अपनी माँ को देख रहा था। नरेश अपनी माँ की ओर देखकर बोला, चिंता मत कीजिए माँ, महात्मा जी किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं, वह आते ही होंगे। उनके आते ही आप स्वस्थ हो जाएंगी। अपने पुत्र की बात सुनकर सुनंदा उदासी भरे स्वर में उसकी ओर देखकर बोली, नहीं बेटा, शायद समय नज़दीक आ गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्षों पहले महात्मा जी ने मुझे एक रहस्य बताया था। तुम्हें सिर्फ तभी बताया जाएगा जब तुम युवा हो जाओगे। लगता है मेरा समय आ गया है, लेकिन तुम उस रहस्य के बारे में महात्मा जी से ज़रूर पूछना। मुझे लगता है कि कोई गहरा रहस्य है जिसे तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। अपनी माँ की बातें सुनकर नरेश रोता हुआ बोला, माँ नहीं, आप नहीं जा सकती। परंतु सुनंदा की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गईं।
नरेश बुरी तरह से घबरा गया। तभी वहां पर महात्मा जी आ पहुंचे। महात्मा की ओर देखकर नरेश रोते हुए बोला, महात्मा जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। माँ मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ नरेश, लेकिन यह संसार के नियम है। जो आया है वह जाएगा भी। अपने माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। महात्मा और नरेश ने मिलकर सुनंदा का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन नरेश महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे बताया कि आप कोई ऐसा रहस्य जानते थे जो आप मुझे युवा होने पर बताना चाहते थे। मेरी माँ की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं उस रहस्य के बारे में अवश्य जानूं। नरेश की बात सुनकर महात्मा रहस्यमय अंदाज में नरेश की ओर देखकर बोले, नरेश, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता की मृत्यु कोई हत्या नहीं थी, यह एक दुर्घटना थी। प्रेमलाल से तुम्हारा कोई विरोध नहीं था, वह केवल तलवार लेकर खड़ा था और वन देवता के वरदान के कारण यह सब हुआ। प्रेमलाल एक लालची व्यक्ति है। कुंदन नगर राज्य पर केवल तुम्हारा अधिकार है, वह तुमसे कभी नहीं जीत सकेगा। महात्मा की बात सुनकर नरेश हैरान रह गया। यह क्या कह रहे हैं आप? महात्मा बोले, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ नरेश। कुंदन नगर राज्य पर जिसका शासन है वह कुंदन नगर राज्य के एक छोटे से गांव का रहने वाला मामूली लकड़हारा है, जिसने जंगल के वन रक्षक से राजा बनने का वरदान मांगा। वन देवता ने उसे चेतावनी दी, मगर वह एक लालची व्यक्ति था, नहीं माना उसने। केवल तुम्हारे पिता की अकस्मात मृत्यु का फायदा उठाया और तुम्हें और तुम्हारी माँ को जंगलों में ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। सही समय आ चुका है नरेश, जाओ जाओ, जाकर प्रेमलाल को ललकारो। प्रेमलाल और उसका पुत्र दोनों में से कोई भी तुमसे युद्ध नहीं जीत पाएगा। जाओ, जाकर अपना राज्य वापस ले लो। और एक बात ध्यान रखना, अपना राज्य वापस पाने के बाद मंत्री को कारागार में डलवाने का आदेश अवश्य देना, क्योंकि जितना दोषी प्रेमलाल है उससे कहीं ज्यादा दोषी मंत्री है। उसने बगैर जांच पड़ताल किए प्रेमलाल को वहां का राजा घोषित कर दिया, वह भी उतना ही दोषी कहलाया जाएगा। ये सब सुन नरेश क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत तलवार लेकर महल में पहुंच गया। महल के अंदर राज दरबार में प्रेमलाल और अनमोल सिंहासन पर बैठे हुए थे। नरेश को देखकर प्रेमलाल बोला, कौन हो तुम और तलवार लेकर दरबार में क्यों आए हो? नरेश दहाड़ते हुए बोला, मैं विक्रांत का पुत्र हूँ और मैं अपना राज्य वापस लेने आया हूँ। प्रेमलाल बोला, क्या बकवास कर रहे हो? नरेश ने कहा, बकवास नहीं है, मैं राजकुमार नरेश हूँ। तुमने मेरी माँ को जंगल में रहने को मजबूर किया, अब मैं तुम्हें हराकर अपना राज्य वापस ले लूँगा। नरेश की बात सुनकर प्रेमलाल के बगल में बैठा हुआ उसका पुत्र अनमोल गुस्से से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा राज्य इतनी आसानी से छीन कर ले जाओगे? अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे युद्ध करो, मैं तुम्हें युद्ध की चेतावनी देता हूँ। नरेश बोला, परंतु एक बात याद रखना, अगर तुम युद्ध हारते हो तो इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। नरेश की बात सुनकर प्रेमलाल इधर उधर देखने लगा। तभी वहां बैठे हुए राजगुरु प्रेमलाल की ओर देखकर बोले, नियम यही है महाराज। प्रेमलाल ने ना चाहते हुए भी अपने पुत्र अनमोल को युद्ध करने की सहमति दे दी, मगर अनमोल नरेश की तलवार का एक वार भी नहीं सह सका और चीखते हुए मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर नरेश बोला, प्रेमलाल, अब तुम्हारी बारी है, या तो मुझसे युद्ध करो या अपना राज्य मुझे वापस कर दो। प्रेमलाल जानता था कि वह नरेश से नहीं जीत सकता था। प्रेमलाल बोला, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। नरेश बोला, तो फिर मेरा राज्य मुझे वापस करो। नरेश ने अपमानित करते हुए प्रेमलाल को सिंहासन से उतार दिया और आदेशात्मक स्वर में उसकी ओर देखकर बोला, अब तुम्हें अपनी जिंदगी जंगल में बितानी होगी। तभी वहां पर कुसुमा पहुंची। अपने जवान बेटे की मृत शरीर को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। प्रेमलाल सर झुकाए हुए, आंखों में आंसू लिए हुए वहां पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर पछतावा झलक रहा था। तभी नरेश एक सैनिक की ओर देखकर बोला, अभी और इसी समय मंत्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। उन्हें आजीवन अब कारागार में ही रहना होगा। यह सुनकर मंत्री बुरी तरह से चौंक पड़ा और बोला,
परंतु मेरा दोष क्या है? नरेश बोला। तुम्हारी गलती की वजह से ही एक लकड़हारा 15 वर्ष तक कुंदनगर राज्य का राजा बना रहा। तुमने मेरे पिता की मौत की कोई जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि सीधे प्रेमलाल को राजा घोषित कर दिया। सैनिकों ने तुरंत मंत्री को कारागार में डाल दिया। प्रेमलाल अपने पुत्र अनमोल के शव को लेकर अपनी पत्नी कुसुम के साथ महल से बाहर निकल आया और जंगल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी वहां पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही वन रक्षक प्रकट हो गया। वन रक्षक प्रेमलाल की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि राजाओं का जीवन इतना आसान नहीं होता। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखो, तुम्हारे एक गलत फैसले ने तुम्हारे बेटे की जान ले ली। इतना बोलकर वहां से वन रक्षक गायब हो गया। अब प्रेमलाल के पास पछताने के अलावा और कुछ ना था। कोई शक्ति नहीं थी, कोई सिंहासन नहीं था। बस जंगल और अपने पुत्र की यादें। वह अपनी गलती को लेकर आंसू बहाता था और अपने पुत्र की यादों में खो जाता था। उसी दिन के बाद प्रेमलाल ने अपना सारा जीवन अपनी पत्नी कुसुम के साथ जंगल में झोपड़ी में ही पछताते हुए बिताया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।